हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय मिश्रा द स्टोरी टेलर। किस्से कहानियों के इस अद्भुत संसार में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, मेरी पिछली कहानी बीमार घोड़े की कीमत को आपने बहुत सराहा, प्रोत्साहित किया। आपके मेरे पास अनेक अनेक फ़ोन कॉल्स, मैसेजेस और मेल्स आए। तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, अभिनंदन। दोस्तों, आज की कहानी की विषय वस्तु दोस्ती है, जिसे हम मित्रता या फ्रेंडशिप भी कहते हैं। हम सब के दोस्त होते हैं, बचपन के दोस्त, स्कूल कॉलेज के दोस्त, जहां हम काम करते हैं वहां के दोस्त, सार्वजनिक जीवन के दोस्त। लेकिन इन सभी दोस्तों में कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनके साथ बिताए गए पल हमारे जीवन की अमूल्य निधि बन जाते हैं। आज मैं अपने एक ऐसे ही दोस्त दिवाकर प्रसाद द्विवेदी की कहानी आपके साथ शेयर करूंगा। कहानी का शीर्षक है दोस्ती में हिसाब किताब। बात 1997 की है, जब संविदा आधार पर अंग्रेजी शिक्षक के रूप में मेरी नियुक्ति जवाहर नवोदय विद्यालय रहिकवारा, सतना, मध्य प्रदेश में हुई। ये स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में स्थित था और तब एक टेम्परेरी साइट में संचालित था। एक गढ़ी थी, एक छोटा महल था जहाँ बच्चे रहते भी थे और स्कूल की सारी गतिविधियाँ चलती थी। टीचिंग स्टाफ विद्यालय से लगे हुए ठाकुर सुखराज सिंह के एक बड़े से हवेली नुमा मकान में रहा करता था। जो परिवार वाले थे वो 2-3 कमरों के हिस्से में रहते। जो मेरे जैसे बैचलर या अकेले रहने वाले थे, उनके लिए अलग अलग सिंगल रूम्स थे। मेरा कमरा थोड़ा बड़ा था, तो यहाँ पर एक और संविदा शिक्षक दिवाकर प्रसाद द्विवेदी आकर रहने लगे। मुझे अच्छा लगा। अच्छा इसलिए लगा क्योंकि एक से भले दो। जब बातचीत का सिलसिला दिवाकर के साथ आगे बढ़ा तो पता चला कि दिवाकर रीवा जिले के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। ये भी मालूम हुआ कि उन्होंने बड़े संघर्षों के साथ अपनी पढ़ाई लिखाई की है। घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। दोस्तों, हम दोनों लगभग एक ही उम्र के थे, लेकिन एक बड़ा फ़र्क ये था कि दिवाकर शादीशुदा थे। उनकी 2 बेटियां भी थीं। मैं तब बैचलर हुआ करता था। हम लोग साथ में रहते, बहुत अच्छा लगता। पता नहीं क्यों दिवाकर के मन में एक ये बात थी कि संजय भाई शहर से आए हुए हैं, इसलिए शायद ग्रामीण क्षेत्र के जो क्रियाकलाप हैं उनसे वाकिफ नहीं है। मैं आपको सच बताऊं, दिवाकर की इस बात में सच्चाई भी थी। मैं पहली बार शहर से गांव की ओर आया था और बहुत सारी बातें मैं नहीं समझता था। दिवाकर ने बिना बोले मेरी इस बात को समझा और मेरे हर काम के लिए वो आगे खड़ा हो जाता। मैंने कई बार ये भी कहा कि दिवाकर, मैं कर लूँगा, मुझे सीखने दो, लेकिन वो मुझे मना कर देता। वो कहता कि आप तकलीफ़ मत करिए, मैं हूँ, मैं आपके सारे काम करूँगा। दोस्तों, पानी की ज़रूरतों के लिए सारा स्टाफ ठाकुर सुखराज सिंह के मकान के बाहर स्थित एक बड़े से कुएं के पानी का उपयोग करता था। उस कुएं का एक चौड़ा सा पाट था जहां सारे टीचर्स आते और अपने अपने हिसाब से पानी लेते। जो जेंट्स टीचर्स थे वो वहां पर नहा भी लेते थे। मैं और दिवाकर सुबह जब वहां जाते तो दिवाकर मुझसे कहता, संजय भाई आप बैठिए, इस पत्थर पर बैठिए, मैं आपको कुएं से पानी खींचकर नहलाऊंगा। मुझे ये बात अटपटी लगती। मैं उससे कहता कि मैं कर लूँगा, लेकिन वो नहीं मानता और मेरे ऊपर कुएं से खींची गई बाल्टियों से भरकर पानी डालता। तब तक मुझे नहलाता जब तक मैं उससे ये नहीं कह देता, दिवाकर अब बस करो, मेरी तबीयत मस्त हो चुकी है। दिवाकर बहुत ही अच्छा इंसान था, मन का बहुत अच्छा था।
संडे के दिन वो हफ्ते भर के गंदे कपड़े लेकर कुएं पर पहुंच जाता। अपने कपड़ों के साथ साथ मेरे कपड़े भी ले जाता, उन्हें धोता, सुखाता, सुखाने के बाद वापस लाता, तह करके मेरे कपड़े मेरी अलमारी में और अपने कपड़े अपनी अलमारी में रख देता। जब छुट्टी का दिन होता तो दिवाकर आसपास के गांव में मुझे अपने रिश्तेदारों के पास ले जाता। वहाँ पर वो मुझे बहुत सम्मान के साथ सबसे मिलवाता, मुझे खाना खिलाता, गांव के बारे में बहुत सारी बातें बताता, सिखाता, मुझे समझाता। बहुत अच्छा था दिवाकर। एक बार की बात है, वहीं रहते हुए मैं बीमार पड़ गया, मुझे मलेरिया हो गया। दिवाकर ने तब मेरी सेवा ऐसे की जैसे एक माँ अपने बेटे की करती है। दिवाकर मेरे लिए दवाइयाँ लेकर आया, मेरे लिए खाने का प्रबंध करता, चाय की व्यवस्था करता। कभी मेरे खाने की इच्छा नहीं होती तो वो अपने हाथों से कौर बनाकर मेरे मुंह में डालता। मैं कमज़ोरी महसूस करता, मेरे हाथ पैर दबाता। शरीर का तापमान बढ़ जाता तो वो कपड़े की गीली पट्टियाँ मेरे माथे पर रखता। ऐसा अद्भुत दोस्त था। उसकी सेवा से मैं एक हफ्ते में ही चुस्त दुरुस्त होकर वापस काम पर लौट आया। दोस्तों, जब हम लोग पठन पाठन की क्रिया से फ्री रहते थे तो गांव के बाहर स्थित एक दुकान पर जाया करते थे। वहां जाने के 3-4 बड़े प्रमुख कारण थे। उसमें से सबसे पहला कारण ये था कि दुकानदार दिवाकर का दूर का रिश्तेदार था। दूसरा कारण ये था कि दिवाकर तंबाकू खाने के शौकीन थे और जो तंबाकू वो खाते थे वो वहीं मिलती थी। तीसरा सबसे प्रमुख कारण ये था कि वहाँ से हम लोग दैनिक उपयोग की चीज़ें खरीदा करते थे, जैसे साबुन, तेल, बिस्किट्स, खाने पीने व अन्य यूज़ की छोटी मोटी चीज़ें। जब हम लोग इन सब कामों से मुक्त हो जाते तो बाहर, दुकान के बाहर स्थित एक बड़े से विशालकाय बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठते। ठंडी ठंडी हवा चलती, बड़ा सुहाना मौसम रहता। हम लोग यहाँ वहाँ की बातें करते और सुकून का अनुभव करते। दोस्तों, 1-2 दिन शुरुआती दिनों में दिवाकर ने जो भी सामान खरीदा उसकी पेमेंट खुद की। मैंने संकोचवश उससे नहीं कहा, लेकिन फिर मुझे लगा कि ये सही नहीं है। मैंने दिवाकर से कहा कि एक काम करते हैं, मेरे सामान की पेमेंट मैं किया करूँगा, तुम अपने सामान की पेमेंट किया करो। उसने मना कर दिया, ये कहते हुए कि ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, हम लोग कहीं और एडजस्ट कर लेंगे। मुझे लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लगता, तो मैंने एक और प्रपोज़ल दिया उसको। मैंने कहा कि चलो एक काम करते हैं कि एक बार का पेमेंट तुम कर दिया करो, एक बार का पेमेंट मैं कर दूंगा। इस प्रस्ताव पर भी दिवाकर ने हामी नहीं भरी। उसने कहा कि संजय भाई, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, ये सब बड़ी बातें नहीं हैं, हो जाएगा सब। लेकिन मुझे तब भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब दिवाकर को लगा कि मैं पीछे पड़ा रहूँगा तो उसने कहा कि ठीक है, एक काम करते हैं कि मैं सारी चीज़ों का हिसाब लिखता जाता हूँ और जब हम लोग एक दूसरे से बिछड़ेंगे तब आप आधा पेमेंट मुझे कर देना, तो पूरा हिसाब किताब सब बराबर हो जाएगा। ये ठीक था। मुझे कुछ हद तक संतोष था कि चलो ठीक है, लास्ट में दिवाकर को एक मुश्त रकम मिल जाएगी, शायद वो उसके कुछ काम भी आएगी। ऐसा सोचकर मैंने अपने मन को मना लिया। लेकिन दोस्तों, कभी कभी फिर भी मैं उसकी जेब में कुछ रुपए डाल देता, वो रुपए वापस मेरी जेब में डाल देता। 1-2 बार मैं दिवाकर की अनुपस्थिति में उस दुकान भी गया और दुकानदार से कहा कि आप मुझसे पैसे लीजिए। उसने ये कहते हुए मुझे मना कर दिया कि दिवाकर भैया ने आपसे पैसे लेने के लिए मना किया है। अब दिवाकर का इसके पीछे क्या गणित था, क्या फिलॉसफी थी, इस बात का मुझे
बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। बड़ा अच्छा समय बीत रहा था। दिवाकर के साथ मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। वो मुझे बेहद प्रेम करता था, सम्मान करता था, सहयोग करता था। मैं भी दिवाकर को उसी स्तर पर स्नेह करता था। हमारा स्कूल का जीवन अच्छा बीता और शीतकालीन अवकाश का समय आ गया। अवकाश के 20 दिन पहले विद्यालय प्रशासन द्वारा हमें ये सूचित किया गया कि अवकाश के बाद हम सभी कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स को वापस आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर रेगुलर टीचर्स का अपॉइंटमेंट हो चुका था। इसके दो मायने थे। एक तो ये कि हम सबकी विद्यालय से विदाई होना थी, और दूसरा ये कि मुझे और दिवाकर को भी आपस में बिछड़ना था। जब 20 दिन बचे तो मैंने दिवाकर से कहा कि हिसाब कर लेते, मेरा जो पेमेंट है बता दो, मैं तुम्हें दे दूंगा। उसने कहा कि अरे संजय भाई, अभी 20 दिन बचे हैं। फिर 10 दिन बचे थे और फिर 5 दिन। आखिर में वो दिन भी आ गया जब हम दोनों को एक दूसरे से विदाई लेना थी। मैं सुबह से परेशान था, दुखी था, क्योंकि दिवाकर जैसे अच्छे दोस्त को आज मैं खो दूंगा। फिर पता नहीं कब कहाँ कैसे मुलाकात होती। दूसरा, मैं तनाव में इसलिए भी था कि दिवाकर ने अभी तक रुपयों का कोई हिसाब नहीं किया था और मैं कर्ज के साथ वापस अपने घर नहीं जाना चाहता था। मैंने थोड़ा झल्ला कर दिवाकर से कहा कि भाई, अब तो बता दो कि मेरे हिस्से की राशि क्या है। दिवाकर मेरे गले लग गया। गले लगने के बाद जो उसने कहा वो आज भी मेरे दिल की गहराइयों में अंकित है। आप भी ध्यान दीजिएगा। दिवाकर ने मुझसे गले लगते हुए कहा कि संजय भाई, यदि दोस्ती में हिसाब किताब होने लगे तो दोस्ती काहे की। फिर से ध्यान दीजिएगा। दिवाकर ने मुझसे कहा कि संजय भाई, यदि दोस्ती में हिसाब किताब होने लगे तो दोस्ती काहे की। ये ऐसी बात थी जो दिल को छू गई। आज भी मेरे मन मस्तिष्क पर ये बात अंकित है। हम दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए थे, गले रूंधे हुए थे। भावुक क्षण था, आंखों से आंसू निकल रहे थे। लेकिन नियति अपना खेल खेलती है। मैं वापस जबलपुर आ गया था और दिवाकर रीवा अपने गांव चला गया था। कुछ समय पश्चात मेरी नियुक्ति रेगुलर पोस्ट पर नवोदय विद्यालय में ही हो गई। दिवाकर के बारे में कुछ पता नहीं चला। दोस्तों, ये वो दौर था जब मोबाइल फ़ोन्स नहीं हुआ करते थे। मैंने 3-4 बार उसके साथ पत्राचार भी किया गांव के पते पर, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मैं अपनी व्यस्तताओं में व्यस्त होता चला गया, जैसा हम सब के साथ होता है। लेकिन दिवाकर मुझे याद रहा, हमेशा याद रहा। अभी पिछले दिनों मेरी मुलाकात एक ऐसे सज्जन से हुई जो रीवा के ही रहने वाले थे और दिवाकर से परिचित थे। मैंने जब दिवाकर का हाल चाल पूछा तो उन्होंने बताया कि दिवाकर गांव के ही ग्राम पंचायत के एक स्कूल में टेम्परेरी शिक्षक के रूप में काम कर रहा है और उसके परिवार में 2 बेटियां और आ गई हैं। मतलब वो 4 बेटियों का पिता है। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, किसी तरह से घर का गुजर बसर हो रहा है। ये सुन के मुझे दुख हुआ, लेकिन मैंने एक संकल्प भी लिया। मेरे मन में ये बोध था कि मैं बहुत जल्द दिवाकर के पास जाऊंगा और उसकी मदद करूंगा। उसकी बेटियों के हाथ में इतनी राशि रखूंगा कि दिवाकर का जो कर्ज मेरे ऊपर अभी तक है वो उतर जाए। और मुझे ये भी पूरा यकीन है कि इस बार दिवाकर मुझे मना नहीं कर पाएगा। दोस्तों, इस कहानी को मैं इस संदेश के साथ समाप्त करना चाहता हूँ कि दोस्ती ईश्वर की अनमोल देन होती है। दोस्ती में कोई लेन देन नहीं होता, दोस्ती में कोई व्यापार नहीं होता
और जैसा दिवाकर ने उस समय कहा था कि यदि लेन देन है तो वो दोस्ती नकली है, फर्जी है। अपने दोस्तों को संभाल कर रखिए, ये आपका बहुत बड़ा खजाना है। दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी। आप अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने अनुभव मेरे ईमेल आईडी gurusm70@gmail.com पर ज़रूर भेजें। अगली कहानी के साथ हम बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।